कहानी की शुरुआत एक बड़े और सुनसान रेगिस्तान से होती है। यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। इसी रेगिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर बना हुआ है। हम तीन दोस्तों को इसी घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये तीनों यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने आई हैं। ये घर हैदर के चाचा का है, लेकिन वो अभी अपने काम के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। इसलिए हैदर ने चुपके से अपनी दो सहेलियों शार्लेट और डियो को यहाँ बुला लिया है। वो तीनों यहाँ एक खास वजह से आई हैं। आज रात इस इलाके में आसमान से उल्का पिंड गिरने वाले हैं, जिसे मीटियोराइड शावर कहते हैं। तीनों दोस्त इस नज़ारे को देखना चाहती हैं। शार्लेट एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो अपने फोन पर लाइव आकर अपने फैंस को बताने लगती है कि आज रात वो अपनी दोस्त हैदर के घर से मीटियोराइड शावर को लाइव दिखाएगी। शार्लेट बहुत खुश है क्योंकि इससे उसकी फेम और बढ़ेगी। उनकी तीसरी दोस्त डियो बाकी दोनों से बिल्कुल अलग है। वो ना तो सोशल मीडिया चलाती है और ना ही फैशनेबल कपड़े पहनती है। शार्लेट अपनी लाइव स्ट्रीम में डियो के कपड़ों का मजाक भी उड़ाती है। फिर तीनों आज रात की पार्टी के लिए ड्रिंक्स और दूसरा सामान तैयार करने लगती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज रात जो आसमान से आने वाला है वो उनकी जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है। आसमान में तारे निकलने लगते हैं। फिर उन्हें मीटियोराइट दिखना शुरू हो जाते हैं। हैदर और डियो यह देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि ये मीटियोराइट बाकी मीटियोराइट से बहुत ज्यादा चमक रहे थे। वहीं शार्लेट परेशान हो जाती है क्योंकि अचानक सभी फोनों में नेटवर्क चला गया था। वो इस पूरे इवेंट को लाइव स्ट्रीम करना चाहती थी, लेकिन बिना इंटरनेट के वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। मीटियोराइट गिरने के बाद तीनों अपनी पार्टी जारी रखती हैं। वो इस शांत रेगिस्तान में ड्रिंक्स पीते हुए मजे करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद हैदर और डियो शार्लेट को समझाती हैं कि वो लाइव स्ट्रीम ना कर पाने से दुखी ना हो। सोशल मीडिया उसकी पूरी जिंदगी नहीं है, उसे अभी के लिए पार्टी का मजा लेना चाहिए। लेकिन शार्लेट का कहना है कि डियो जैसी लड़की जिसके सिर्फ 100 फॉलोअर्स भी नहीं है, वो कभी उसकी फेम को नहीं समझ सकती। तीनों ड्रिंक करते हुए बहुत नशे में आ जाती हैं। तभी अचानक एक अजीब सी चीज उनके पूल में गिरती है। वो बाहर से इतनी गर्म है कि पूरे पूल का पानी उबलने लगता है। तीनों देखती हैं कि वो मेट्रॉयड धीरे धीरे हिल रहा है और उससे बहुत बुरी बदबू आ रही है। हैदर बिना देर किए उसे पूल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है ताकि वहां और गंदगी ना फैले। थोड़ी मेहनत के बाद वो उसे बाहर निकाल लेती है। तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई मेट्रॉयड नहीं बल्कि एक जीवित जीव है, लेकिन अभी उसके शरीर के अंग साफ नहीं दिख रहे थे। इसलिए तीनों सोचने लगती हैं कि ये कोई रेगिस्तान में पाया जाने वाला जानवर होगा जिसके बारे में उन्हें पता नहीं है। वैसे भी उन्हें किसी जानवर के बारे में खास जानकारी नहीं थी। तीनों अंदर जाकर कुछ जानवरों की मैगजीन देखने लगती हैं ताकि इस जीव के बारे में पता लगा सकें। इंटरनेट तो मीटियोराइट गिरने के बाद से काम नहीं कर रहा था, वरना वो उसकी फोटो लेकर ऑनलाइन सर्च कर सकती थी। मैगजीन में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती। अब हैदर डर जाती है क्योंकि उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा होंगे। अब उन्हें इस पूरी गंदगी को साफ करवाना पड़ेगा। शार्लेट उसे समझाती है कि वो अभी इसके बारे में ज्यादा ना सोचे। तीनों और ड्रिंक करके सो जाती हैं। सुबह तीनों की आंख बहुत बुरे हैंगओवर के साथ खुलती है। इससे वो एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। लड़ाई के बाद तीनों ब्रेकफास्ट करती हैं ताकि उन्हें बेहतर महसूस हो, लेकिन अब उनके मोबाइल फोन भी खराब होने लगे थे। डियो कहती है कि शार्लेट और हैदर के फोन बहुत एडवांस्ड हैं, इसलिए वो उसका फोन ट्राई करें जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर बना था। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता और वो फोन भी खराब हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ सबके फोन कैसे खराब हो सकते हैं। शार्लेट एक इन्फ्लुएंसर है, इसलिए उसे हर रोज बहुत सारी पोस्ट और वीडियोस डालनी पड़ती हैं, वरना उसकी फॉलोइंग कम हो जाएगी। इसलिए उसे इंटरनेट और फोन किसी भी कीमत पर चाहिए था। वो गुस्से में बाकी दोनों को सुना रही थी कि तभी उन्हें बाहर से उस जानवर की आवाज आती है। तीनों बाहर निकलकर देखती हैं कि वो जीव अब उस कपड़े से निकलकर कहीं रेंग कर चला गया है। उसके पीछे एक अजीब तरह का काला तरल पदार्थ पड़ा हुआ है। तीनों अब सुरक्षा के लिए एक औजार लेकर उस जीव के निशानों का पीछा करने लगती हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें वो जीव दिख जाता है। वो तीनों उसे देख ही रही थीं कि अचानक उनके पीछे एक लड़का आ जाता है। उसे देखकर तीनों चौंक जाती हैं। वो लड़का अपना नाम ब्रेड बताता है। वो कहता है कि हैदर के पिता ने उसकी फैमिली को इस घर के लॉन की साफ सफाई करने के लिए रखा था। उसकी फैमिली का छोटा सा लकड़ी का कैबिन यहाँ से थोड़ी दूर पर है। उनके अलावा इस रेगिस्तान में दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। इतना बताकर ब्रेड अपना काम करने लगता है। हैदर उसे उस अजीब जीव के बारे में बताती है। वो उसे ऑफर करती है कि वो उसे ज्यादा पैसे देगी अगर ब्रेड उस जीव को उनके लॉन से निकालकर दूर फेंक आए। ब्रेड मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसे जीवों से डर लगता है, लेकिन फिर वो एक किस के बदले में ऐसा करने को तैयार हो जाता है। वो तीनों लड़कियां भी उस जीव से डर रही थीं, इसलिए हैदर और शार्लेट ने उसे किस कर दिया और उस जीव को फेंकने को कहा। किस मिलने के बाद ब्रेड उस जीव को एक चादर पर धकेलने लगता है, लेकिन अब इस जीव का वजन बहुत बढ़ गया था। ब्रेड बड़ी मुश्किल से उसे धकेल पा रहा था।
जब उसने आखिरकार उसे चादर पर धकेल दिया तो अचानक उस जीव का सिर उग आया। वो बहुत तेज कंपन निकालने लगा, जिससे ब्रेड डरकर अपने कैबिन की ओर भाग जाता है। तीनों लड़कियां देखती हैं कि वो जीव लगातार अजीब तेज कंपन निकाल रहा है। हैदर को लगता है कि हो सकता है ये कोई एलियन हो, क्योंकि कल ये बस एक पत्थर की तरह था, लेकिन आज इसमें सिर और पैर उगाए हैं। हैदर कहती है कि अगर ये कोई एलियन जीव हुआ तो हमें इसे जल्द से जल्द मार देना चाहिए, लेकिन डियो इसके लिए मना कर देती है। उसका कहना है कि क्या पता ये एलियन जीव खतरनाक ना हो, हमें बिना कुछ जाने समझे किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। डियो इसके बारे में सरकारी अधिकारियों को बताना चाहती थी ताकि वो इस जीव पर रिसर्च कर सकें, लेकिन उनके फोन तो बंद पड़े थे, इसलिए वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थीं। हैदर के हिसाब से उन्हें अभी के लिए इस एलियन को उसकी प्रॉपर्टी से निकालना था। तीनों उस भारी जीव को खींचकर बाहर निकालने लगती हैं। उन्हें बहुत हैरानी होती है कि इतने छोटे शरीर में इस जीव में इतना वजन कहाँ से आया। ये जीव उन्हें 500 किलो से भी ज्यादा भारी लग रहा था। काफी मुश्किल के बाद वो तीनों उसे अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती हैं। वापस आकर वो पार्टी करने लगती हैं, क्योंकि 2 दिन बाद उनकी गाड़ी उन्हें लेने आने वाली है। तभी वो सरकारी अधिकारियों को भी इस एलियन के बारे में बता देंगी। वैसे भी ये एलियन उन्हें खतरनाक नहीं लग रहा था, इसलिए वो दोबारा नशा करके एंजॉय करने लगती हैं। रात को जब वो तीनों सो रही थीं, तो डियो की आंख फिर से उस तेज कंपन से खुल जाती है। वो अकेले बाहर निकलकर देखने लगती है। उसे महसूस होता है कि ये कंपन निकालकर वो एलियन जीव शायद मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। डियो को लगता है शायद वो जीव भूखा है और इसी कंपन के जरिए उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। ये बात डियो हैदर को भी बताने जाती है, लेकिन हैदर इतनी रात को उठना नहीं चाहती। डियो, जिसे उस एलियन पर दया आ रही थी, वो अकेले उस एलियन को अंदर उठा लाती है। हालांकि उसने ये नहीं सोचा कि कैसे अब इस एलियन का वजन बहुत हल्का हो गया है। डियो उसे अंदर लिटाकर फ्रिज में रखा मिल्क शेक पिलाने लगती है। वो एलियन बिना किसी दिक्कत के मिल्क शेक पी लेता है। अगली सुबह जब शार्लेट की आंख खुलती है तो वो देखती है कि फ्रिज से उसकी सारी पसंदीदा चीजें गायब हैं। इतना ही नहीं, वो उस एलियन को दोबारा कमरे में देखकर डर जाती है। वो सीधा डियो के कमरे में जाकर उस पर भड़क उठती है कि वो गंदा एलियन घर के अंदर कैसे आ गया। डियो उसे रात की पूरी कहानी बताती है, लेकिन हैदर का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उस एलियन को बाहर फेंकने को बोलती है। जब डियो उसे फिर से उठाने जाती है तो वो एलियन तेज कंपन निकालने लगता है। इससे तीनों के सिर में बहुत दर्द होने लगता है। डियो कहती है कि ये एलियन नहीं चाहता कि हम उसे बाहर निकालें। शार्लेट कहती है कि अब हमें यहाँ मौजूद दूसरे कैबिन में रहने वाली फैमिली से मदद मांगनी चाहिए। उनके पास एक गाड़ी भी है। वो फैमिली इस एलियन को अपनी गाड़ी में रखकर पास के टाउन में ले जाएगी और सरकारी अधिकारियों को सौंप देगी। वैसे भी उनकी गाड़ी 2 दिन बाद आने वाली है और उनके फोन भी बंद हो चुके हैं, इसलिए वो अभी खुद कुछ नहीं कर सकती। हैदर और शार्लेट को घर पर छोड़कर डियो खुद एक बग्घी लेकर पास के उस कैबिन में मदद मांगने चली जाती है। घर पर शार्लेट अकेली थी और उस एलियन की बदबू से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उसे मारने के लिए एक ड्रिंक में जहर मिला देती है ताकि ये जीव उसे पीकर मर जाए। वैसे भी अगर डियो यहाँ होती तो उसे ऐसा कभी नहीं करने देती, लेकिन शार्लेट उस एलियन को वो ड्रिंक पिला पाती। उससे पहले वो एलियन अपनी शक्तियों से शार्लेट के दिमाग को कंट्रोल करके उसके इरादों को समझ लेता है। वो शार्लेट को कंट्रोल करते हुए जहर के गिलास को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हैदर और डियो अब तक उस कैबिन तक पहुंच चुकी थीं। हालांकि हैदर को याद था कि कैबिन के बाहर एक कुत्ता रहता है, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। अंदर जाकर वो देखती हैं कि यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के वैज्ञानिक उपकरण रखे हुए थे, ऐसे उपकरण जिनसे कोई अंतरिक्ष पर रिसर्च कर रहा हो। डियो ने यहाँ रखे नोट्स भी देखे, जिनमें अंतरिक्ष और दूसरी गैलेक्सी की जानकारी लिखी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक फार्मूले भी थे जो गैलेक्सी में सिग्नल भेजने का काम करते थे। डियो समझ गई कि यहाँ जो कोई भी था वो अंतरिक्ष और एलियन जीवन पर रिसर्च कर रहा था। शायद वो भी 2 रात पहले मीटियोराइट देखने आया होगा, लेकिन अब वो सब यहाँ से कहाँ गए? यहाँ कैबिन वाली फैमिली भी नहीं है, जबकि उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है। दोनों अगले दिन फिर से यहाँ आने का फैसला कर वापस लौट जाती हैं। वापस आकर वो देखती हैं कि शार्लेट अब बड़े आराम से पूल में लेटी हुई है। दोनों उसे सारी बात बताती हैं कि उन्हें कैबिन खाली मिला। अब मजबूरन उन्हें 1 दिन और उस एलियन को अपने घर में रखना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि शार्लेट को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, जबकि उस एलियन को देखकर वही सबसे ज्यादा गुस्सा होती थी। तो अब अचानक उसे क्या हुआ? हैदर अभी भी उस एलियन की बदबू से बहुत गुस्से में थी। इसी बीच डियो का ध्यान पास में पड़े टूटे हुए शीशे के गिलास पर जाता है। लंच पर शार्लेट अजीब कारणों से बहुत सारा खाना खाने लगती है। वही शार्लेट जो हमेशा अपनी फिटनेस के लिए कम और तहजीब से खाना खाती थी, उसे ऐसे भूखों की तरह खाना खाते देख हैदर और डियो भी हैरान हो जाती हैं। जब से वो वापस लौटी हैं, तब से शार्लेट इतनी बदल गई है।
इतना ही नहीं, शार्लेट खाने के बाद बाहर तेज धूप में जाकर जोर जोर से एक्सरसाइज भी करने लगती है। ये देखकर दोनों दोस्त और हैरान रह जाती हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। इस बार आधी रात को हैदर की आंख खुलती है क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज आ रही थी। बाहर जाकर जो वो अपनी आंखों से देखती है उस पर उसे विश्वास नहीं होता। यहाँ वो एलियन जीव अपने साइज को बढ़ा रहा था और शार्लेट बिना कपड़ों के उस एलियन से लिपटी पड़ी है। हैदर घबराहट में जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी वो एलियन हैदर के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेता है। हैदर, जो अब अपने बस में नहीं थी, वो भी खुद से अपने कपड़े निकालकर उसी एलियन और शार्लेट के पास जाकर लेट जाती है। वो एलियन उन दोनों के साथ इंटीमेट होने लगता है। अगली सुबह डियो की आंख खुलती है। वो दोनों को बाहर एक साथ देखती है और उनसे कहती है कि आज उनका शहर वापस जाने का समय हो चुका है, इसलिए हैदर अपने कैब वाले से पूछे कि वो उन्हें लेने किस समय आएगा। लेकिन अब हैदर और शार्लेट दोनों ही अजीब बर्ताव करने लगती हैं। वो कहती हैं कि उनके फोन काम नहीं कर रहे और अगर उनका गाड़ी वाला आ भी गया तो भी वो कहीं नहीं जाएंगी। शुरू में डियो को लगा कि उन दोनों ने शायद उसके बिना नशे की गोलियां खा ली हैं और अभी वो नशे में है। डियो दोनों से उस एलियन के बारे में पूछती है तो शार्लेट बताती है कि उनके मालिक उनके बेडरूम में आराम कर रहे हैं। डियो को और शक होने लगता है कि उस एलियन ने उसके साथियों के साथ कुछ किया है। वो उसे देखने शार्लेट के बेडरूम में जाती है। उसने देखा कि वो एलियन अब समय के साथ खुद को और ज्यादा विकसित कर रहा है। उसका साइज अब काफी बढ़ चुका था। डियो उसे वहीं छोड़कर वापस हैदर और शार्लेट के पास आती है। वो उन्हें यहाँ से निकलने को बोलती है क्योंकि अब उनका यहाँ रुकना खतरनाक था। लेकिन शार्लेट जवाब देती है कि अब वो यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएंगी। बेहतर होगा कि डियो भी हमेशा के लिए यहीं रुक जाए। डियो समझ चुकी थी कि उसकी दोनों साथी अब उस एलियन के कब्जे में हैं, इसलिए वो मदद लेने उसी कैबिन की ओर भागती है। कैबिन पहुंचकर पास के टाउन में जाकर वो पुलिस को उस एलियन के बारे में सब बता सकती थी। आज फिर से उस कैबिन में कोई नहीं था, इसलिए डियो जल्दी से गाड़ी की चाबियां ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे फिर से वो वैज्ञानिक नोट्स दिखाई देते हैं। उसे हैरानी से उसी एलियन जीव की ड्राइंग भी मिल जाती है जो अभी उनके घर में मौजूद है। यानी यहाँ जो कोई भी वैज्ञानिक मौजूद था वो इसी एलियन जीव पर रिसर्च कर रहा था। डियो को धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। यहाँ आए वैज्ञानिक ने ही उस एलियन के ग्रह को ढूंढ निकाला। उसने कैबिन में मौजूद उपकरणों के जरिए एलियंस को पृथ्वी पर आने का संदेश भेजा होगा। उसी सिग्नल के बाद एलियन उस मीटियोराइट के जरिए सिग्नल का पीछा करते हुए पृथ्वी पर आ गए। तभी डियो का ध्यान दीवार पर बने गोली के निशान पर जाता है। वो देखती है कि कैबिन के पीछे वैज्ञानिक मरा पड़ा है, यानी उसे एलियन ने पहले ही मार दिया था। डियो अब जल्दी से डरकर अपनी बग्घी से वापस हैदर के घर जाने लगती है ताकि अपनी दोनों दोस्तों को उस राक्षस से बचा सके। वापस आकर वो शार्लेट पर चिल्लाते हुए सब बताने लगती है जो कुछ भी उसने उस कैबिन में देखा था। लेकिन अब शार्लेट और हैदर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए डियो फिर से उस एलियन को देखने उसके कमरे में जाती है। वो उस एलियन पर चीखते हुए कहती है कि उसे पता है कि उसने ही उसकी साथियों के दिमाग पर कब्जा किया है। एलियन डियो का मन पढ़ लेता है और उसे काबू में करने की कोशिश करने लगता है। डियो भी अपनी दोस्तों की तरह अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन अचानक उसका ध्यान टूट जाता है और वो इस एलियन के जाल में नहीं फंसती। वो समझ चुकी थी कि कैसे उस एलियन ने उसका दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश की। ऐसा ही उसने उसकी दोनों दोस्तों के साथ किया होगा। डियो उस एलियन से उसका इरादा पूछती है। वो एलियन उसे अपनी दुनिया दिखाता है, कैसे ये एलियन प्रजाति अपने ग्रह पर बाकी सभी प्रजातियों को मारकर पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे। देखते ही देखते उनके ग्रह पर उनके अलावा कोई और जीव नहीं बचा। तभी उन्हें पृथ्वी से उस वैज्ञानिक से जीवन होने का सिग्नल मिला, जिसके बाद ये एलियन उस मीटियोराइट के जरिए पृथ्वी पर पहुंच गया। उसका मकसद था पृथ्वी पर मौजूद यहाँ के बाकी जीवों को खत्म कर इस ग्रह को भी अपना बनाना। वैसे भी इस सुनसान ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे जीवन के अनुरूप ग्रह बहुत कम होते हैं। ये ग्रह उस एलियन के ग्रह से भी ज्यादा अच्छा निकला, इसलिए वो एलियन इतनी जल्दी बढ़ गया। अपनी आबादी बढ़ाने के लिए उसने उन दोनों लड़कियों को अपना शिकार बना लिया। डियो को अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो अपनी दोनों दोस्तों को यहाँ से पैदल ही भागने को कहती है, लेकिन शार्लेट के अनुसार वो अब कहीं नहीं जाएंगी। तभी अचानक शार्लेट का पेट अपने आप बढ़ने लगता है। हैदर के साथ भी यही हो रहा था, यानी जल्द ही वो दोनों एलियन बच्चे को जन्म देने वाली थीं। डियो ये देखकर और हैरान रह गई। उसकी दोनों दोस्तों की आंख और मुंह से वही काला तरल पदार्थ निकल रहा था जो शुरू में उस एलियन की बॉडी से निकल रहा था। डियो चाहकर भी उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। वो समझ गई कि शायद वो उस एलियन के बच्चे को जल्द जन्म दे देंगी और जन्म देने के बाद खुद भी मर जाएंगी। इसलिए डियो अब उस एलियन को ही मारने का फैसला करती है ताकि इन सबको यहीं रोक सके। लेकिन जब वो उसे मारने अंदर जाती है तो हैदर और शार्लेट उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देती हैं।
वो डियो के सिर पर वार करके उसे नीचे गिरा देती है। डियो, जो अब घायल हो चुकी थी, वो उस एलियन से कहती है कि वो उसकी साथियों को छोड़ दे, लेकिन एलियन फिर से डियो के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन कितनी भी कोशिश के बाद भी वो डियो के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी बीच डियो एक हथियार उठाकर उस एलियन पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। जबकि हैदर और शार्लेट, जो एलियन से गर्भवती थीं, वो एलियन बच्चे को जन्म देने के लिए दूर भागने लगती हैं। डियो को पता था कि वो और एलियंस को पैदा नहीं होने दे सकती, इसलिए वो उसी बग्घी का इस्तेमाल कर पहले रेगिस्तान में दूर भाग रही हैदर को टक्कर मार देती है। लेकिन इससे हैदर के पेट में पल रहा एलियन नहीं मरता। डियो रोते हुए हैदर के पेट पर वार करती है। इससे वो एलियन और उसकी साथी दोनों मर जाते हैं। इसके बाद उसने देखा कि शार्लेट अभी भी भाग रही है। अब तक उस बग्घी में तेल भी खत्म हो गया था, इसलिए डियो अब तेजी से दौड़कर शार्लेट के पीछे जाने लगती है। शार्लेट, जो अब खुद के काबू में नहीं थी, वो अपने एलियन बच्चे को बचाने के लिए डियो से लड़ने लगती है। पीछे अब तक वो कैब वाला आदमी आ चुका था, जिसे आज तीनों दोस्तों को वापस लेकर जाना था। वो देखता है कि यहाँ डियो और शार्लेट आपस में लड़ रही हैं। उसे डियो के पास हथियार देखकर गलतफहमी हो जाती है कि डियो शार्लेट को मारने की कोशिश कर रही है। जब डियो शार्लेट के ऊपर आकर उसके पेट पर वार करने ही वाली थी कि ठीक उसी वक्त ड्राइवर ने उसके हाथ पर गोली मार दी, जिसके बाद वो घायल शार्लेट को उठाकर गाड़ी में ले जाने लगता है ताकि पास के टाउन में ले जाकर उसका इलाज करवा सके। डियो के सिर्फ हाथ में गोली लगी थी। वो फिर से उठकर गाड़ी के पीछे जाने लगी, क्योंकि अगर वो ड्राइवर उस एलियन को मैन टाउन तक पहुंचा देता तो पूरी पृथ्वी खतरे में आ जाती। उसने कार के पास जाकर देखा कि शार्लेट ने उस ड्राइवर को भी मार दिया है। डियो उस गाड़ी में रखी राइफल उठाती है और गाड़ी के पीछे जाकर देखती है कि शार्लेट एलियन बच्चे को जन्म देना शुरू कर चुकी है। डियो जानती थी कि एलियन के पैदा होते ही शार्लेट वैसे भी मर जाएगी, इसलिए डियो अपने मन को मजबूत कर शार्लेट के पेट में गोली मार देती है। डियो ने आखिरकार उस मुख्य एलियन समेत उन दोनों एलियन बच्चों को भी मार दिया, लेकिन इसके साथ उसकी दोनों दोस्त भी मर गईं। हालांकि डियो को इस बात की खुशी थी कि उसने कम से कम अपनी पृथ्वी को उन एलियंस से बचा लिया, लेकिन तभी डियो ये देखकर हैरान रह गई कि आसमान में उसी एलियन ग्रह से हजारों लाखों मीटियोराइट पृथ्वी पर गिर रहे हैं, जिसका मतलब था कि उस वैज्ञानिक के सिग्नल को अकेले इस एलियन ने नहीं, बल्कि उस ग्रह पर मौजूद सभी एलियंस ने सुन लिया था। अब सारे एलियन इस ग्रह पर आ रहे थे, यानी अब इस पृथ्वी का तबाह होना निश्चित था। डियो ने बस एक एलियन को मारा था, लेकिन अब हजारों एलियन आ रहे थे जिन्हें रोकना किसी के बस में नहीं था। इसी डरावने और चौंकाने वाले अंत के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।